गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम कविता निर्माण करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी, जिनको आप जानते हैं, वही इस कविता के कवि हैं। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने निर्माण यानी कि फिर से सृजन करने का संदेश दिया है। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स जान लें कि इस कविता को पढ़ने के बाद आप अंत में क्या कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस कविता का संदेश लगातार पुरुषार्थ करने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहने को आप स्पष्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि ने मनुष्य को लगातार पुरुषार्थ अर्थात मेहनत करने का व भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का जो संदेश दिया है, कविता को पढ़ने के बाद आप उसे स्पष्ट कर पाएंगे। प्रयत्न से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण द्वारा बता पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस कविता में प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। कवि ने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक घटनाओं का चित्रण इस कविता में किया है कि आंधी के आने के बाद एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनके का एक तीली लेकर नवनिर्माण के लिए निकल पड़ती है, अपने घोंसले का निर्माण करने निकल पड़ती है। आप ये सब उदाहरण के द्वारा बता पाएंगे कि अगर इंसान भी चाहे तो वह प्रयत्न करने से असंभव कार्य को भी अपने जीवन में संभव कर सकता है। कविता में आप आए तत्सम शब्दों क्रोध, नभ, नव, निर्मित का तद्भव रूप लिख पाएंगे। आप कविता में तत्सम शब्दों को जब पढ़ेंगे तो उनके तद्भव रूपों को लिखने में सक्षम हो पाएंगे। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिख पाएंगे, अर्थात केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिख पाएंगे। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। स्टूडेंट्स, आपने कविता का प्रथम पद्यांश सुना। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं, व्याख्या समझते हैं। हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर, नीड़ अर्थात घोंसला, और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। नेह का आह्वान मीनिंग अर्थात प्रेम का संदेश सब तरफ फैला दे। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया। धूल से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को घेर लिया। इससे दिन रात के समान अंधकार युक्त हो गया। रात और दिन में कोई अंतर नहीं रहा और रात और अधिक काली अंधेरे वाली हो गई। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गया। भीत मतलब डर गया। जन जन अर्थात हर एक प्राणी, पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गया। परंतु प्राची अर्थात पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया। इससे हे पक्षी, निराश ना हो और प्रेम को निमंत्रण देकर
फिर से निर्माण कार्य कर, नए घोंसले को निर्मित कर। अर्थात मनुष्य निराश ना हो, अपने जीवन में आई कठिनाइयों को हिम्मत से सामना करे और फिर से निर्माण करे, अर्थात आशावादी दृष्टिकोण अपनाए। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने कविता सुनी। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। वह चले झोंके की कांपे भीम काय कायावान भूधर। भूधर अर्थात पर्वत, भीम कायावान अर्थात भयंकर और विशाल, जिनका शरीर रूपी जो पर्वत थे। आंधी आने पर, रात में जो आंधी आई इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे और जड़ समेत बड़े बड़े पेड़ टूटकर उखड़कर नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते थे, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। कंकड़ पत्थर और ईंट से बने महल भी डगमगा गए। इतनी विनाशकारी आंधी चली कि पर्वत, पेड़, घोंसले और बड़े बड़े मकान डगमगा गए, हिल गए। इतने विनाश के होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपना सीना ताने उड़ रहा था। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था, निर्माण में लगा था। नीड़ का निर्माण फिर अर्थात नीड़ अपना घोंसला बनाने, उसका निर्माण करने में लगा हुआ था। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने कविता की पंक्तियाँ सुनी। अब हम इनकी व्याख्या समझते हैं। आकाश में वज्र के समान कठोर दांत से सब कुछ निगल लेने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति हो, फिर भी कोमल उषा अर्थात सूर्योदय सहज रूप से नया सवेरा लेकर मुस्काती है। बादलों से ढके गर्जना करते आकाश में पक्षियों के समूह पंक्तिबद्ध होकर, भय मुक्त होकर अपना सहज मधुर गीत गाते हुए बढ़ते जाते हैं। एक छोटी सी चिड़िया इतना सब होने के बाद भी अपनी चोंच में एकमात्र तिनका लेकर जाती दिख रही है। वह कोई छोटी बात नहीं है। वह आंधी तूफानों को चुनौती देती है कि तुमने क्या बिगाड़ लिया। वह अपना घोंसला फिर से बना रही है, तुम रोक नहीं पाए। नष्ट होने पर दुख तो अवश्य होता है, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद निर्माण में जो सुख मिलता है, मैं किसी तरह दबाया नहीं जा सकता। वह सुख किसी तरह दबाया नहीं जा सकता। यद्यपि प्रलय की समाप्ति पर सन्नाटा छा जाता है, पर वह स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। संसार में उसे पीछे छोड़ नवनिर्माण के स्वर उभरने लगते हैं, निर्माण होते हैं और धीरे धीरे
सब पहले जैसा हो जाता है। लास्ट पंक्तियों में जो कवि ने हमें संदेश दिया है वही इस कविता का केंद्रीय भाव है कि निर्माण रुकना नहीं चाहिए। अगर विनाश हुआ है तो विनाश के बाद निर्माण भी होगा। इसलिए अपने मन में निराशा का भाव नहीं आने देना चाहिए और निराशा के स्थान पर अपने मन में हमेशा आशा का भाव रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको कविता के अर्थ समझ आ गए होंगे और जो लर्निंग आउटकम आपके साथ शुरू में शेयर किए गए थे, आप उसे अचीव कर पाएंगे। आप कविता के मूल संदेश कि लगातार पुरुषार्थ करने व भविष्य के प्रति आशावान बने रहना चाहिए, इसको स्पष्ट कर पाएंगे। प्रयत्न से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कविता में आए प्राकृतिक घटनाओं के उदाहरण द्वारा आप उसे बता पाएंगे। कविता में आए तत्सम शब्दों जैसे क्रोध, नभ, नव, निर्मित का तद्भव रूप जान गए होंगे और अब आप उसे लिख पाएंगे और कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिख पाएंगे। धन्यवाद।